मुझे रामागुंडम शहर पहुंचना था, जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वो किस तरफ है। रेलवे के बुक स्टॉल पर आकर मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल खरीदा और एक तरफ होकर उसे खोलकर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सूबे का नक्शा देखा। नक्शे के मुताले से मालूम हुआ कि जो रेलगाड़ी विजयवाड़ा से वरंगल और आगे नागपुर जाती थी, उस लाइन पर रामागुंडम वरंगल के बाद पहला बड़ा शहर है। गोया मुझे विजयवाड़ा से नागपुर को जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। मैंने टाइम टेबल में से नक्शा फाड़ कर तय करके जेब में रख लिया। टाइम टेबल को वहीं बेंच पर फेंका और जाने वाली गाड़ियों की एक बुकिंग खिड़की पर आकर काले कलोटे बाबू से पूछा कि रामागुंडम को जाने वाली गाड़ी कब मिलेगी। उसने बताया कि मद्रास नागपुर एक्सप्रेस रात 2:30 बजे आएगी, वो मुझे रामागुंडम पहुंचा देगी। उस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। अभी ट्रेन के आने में 4-4.25 घंटे बाकी थे। ये भी खुदा का शुक्र था कि ट्रेन लेट नहीं थी। चारों नाचार मुझे विजयवाड़ा स्टेशन पर 4 घंटे ट्रेन का इंतजार करना था। स्टेशन पर काफी रौनक थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट के पास 2 मिलिट्री पुलिस के जवान भी खड़े थे। मैं उनकी नजरों में नहीं आना चाहता था। मुझे वहाँ कुछ ऐसे सफेद पोश आदमी भी नजर आए जिनके बारे में मुझे यकीन था कि ये इंटेलिजेंस के आदमी है। मैंने फौरन रामागुंडम तक 3rd क्लास का एक टिकट लिया। मालूम हुआ कि मद्रास एक्सप्रेस नंबर 4 प्लेटफॉर्म पर आएगी। चुनाचे में एक पुल के ऊपर से होकर नंबर 4 प्लेटफॉर्म पर आ गया। ये प्लेटफॉर्म निस्बतन वीरान सा था। मौसम ऐसा ही था जैसा कि हमारे यहाँ अगस्त सितंबर में होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ हब्स कुछ ज्यादा ही था। प्लेटफॉर्म के सारे पंखे चल रहे थे। मैं एक ऐसी बेंच पर आकर बैठ गया जहाँ बिजली की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। बैठते ही पहला काम मैंने ये किया कि अंदरूनी जेब से रकम निकाल कर गिनी। कुल मिलाकर उस वक्त मेरे पास भारतीय करेंसी में 450 रुपए थे। ये मेरे लिए बहुत काफी रकम थी। मैंने बाहर वाली जीप में 5-5 के 3 नोट वैसे ही रहने दिए। बाकी रकम अंदरूनी जेब में संभाल कर रखी। मामा पनवाड़ी से खरीदी हुई डिब्बी निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता कश लगाते हुए आसपास का जायजा लिया। मेरा लिबास और हुलिया बिल्कुल एक मद्रासी नौजवान का था। रंग जो कभी खिलता हुआ था अब बिल्कुल मद्रासियों जैसा हो गया था। प्लेटफॉर्म पर अभी मद्रास एक्सप्रेस की सवारियां नहीं आई थी। कहीं कहीं चलते पंखों के नीचे कुछ मर्द औरतें अपने अपने सामान के पास बैठी हुई थी। रेलवे का एक वर्दी पोश मैकेनिक एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लंबे दस्ते वाला हथौड़ा लिए मेरे सामने से बीड़ी पीता हुआ गुजरा। मैंने अपने अतब में देखा। रेलवे लाइन पर जरा दूर एक माल गाड़ी खड़ी थी। उसके पीछे ऊंची नीची पहाड़ियों पर विजयवाड़ा के मकानों और बंगलों में रोशनियां हो रही थी। इत्मीनान की बात यह थी कि उस प्लेटफॉर्म पर अभी तक कोई पुलिस वाला या मिलिट्री पुलिस का आदमी दिखाई नहीं दिया था। वक्त काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। बैठे बैठे थक गया तो उठकर टहलने लगा। मैं तस्तम प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ टहल रहा था जिधर ज्यादा रोशनी नहीं थी। 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होकर गुजर रहा था। न जाने कितनी सब्र आजमा घड़ियों के बाद जाकर कहीं रात के 11 बजे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अब भूख लग रही थी। प्लेटफॉर्म की दोनों जानिब रेल की पटड़ियां थी। कोई रिफ्रेशमेंट रूम भी नहीं था। कोई रेडी वाला भी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक स्टॉल था जो बंद था। शायद ये डी स्टॉल था जो मद्रास एक्सप्रेस के आने से कुछ देर पहले खुलता था। एक मुद्दत बाद ऊपर तले 2-3 सिगरेट पिए तो खांसी आ गई। मैंने बाकी मांदा सिगरेट फेंक दिया। वापस बेंच पर आकर बैठ गया। एक बार फिर उकाबी नजरों से प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। वहां कोई मशकूक आदमी नहीं था। शुमाल की तरफ से एक गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी तो उधर इंसानी आवाजों का हल्का हल्का शोर बुलंद होने लगा। फिर एक गाड़ी नंबर 3 प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। उससे मुझे एक फायदा जरूर हुआ था कि पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की तवज्जो दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ ही ज्यादा थी। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे फिर 1 बजा। इस दौरान में दूसरे प्लेटफॉर्मों पर गाड़ियां थोड़े थोड़े वक्फों के बाद आती जाती रहीं। 1:30 बजे मेरे वाले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी दक्कन से एक ट्रेन आ गई। मालूम हुआ कि ये ट्रेन वरंगल से काजीपेट और फिर हैदराबाद की तरफ मुड़ जाएगी, जबकि मेरी मंजिल वरंगल से शुमाल की जानिब नागपुर ब्रांच पर थी। इस गाड़ी के आने से एक फायदा जरूर हुआ कि दूसरे प्लेटफॉर्मों से 2-3 रेडी वाले इधर आ गए। उनमें से एक रेडी वाला चावल और बैंगन की भाजी बेच रहा था। मैं उससे चावल की 4 रोटियां और मिट्टी की प्याली में बैंगन की तेज मिर्चों वाली भाजी लेकर खाई। थोड़ी जान में जान आई। भूख से वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। गाड़ी निकल गई तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 एक बार फिर वीरान हो गया। आधे घंटे बाद टी स्टॉल भी खुल गया। एक बार फिर रेडी वाले आ गए। मैली कुचाली नीली निकरों वाले काले और दुबले पतले तमिल कुली भी आकर प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे उकड़ों बैठकर बीड़ियां फूंकते और तमिल तेलुगु और हिंदी में बातें करते। मालूम हुआ कि विजयवाड़ा से चली हुई मद्रास नाग एक्सप्रेस आने ही वाली है। आखिर वो गाड़ी आ ही गई जिसके इंतजार में मैंने कोई हिमालय जैसे 4 घंटे काटे थे। धड़धड़ाती हुई मद्रास नागपुर एक्सप्रेस विजयवाड़ा के बहुत बड़े जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में खरामा दाखिल हुई। उसका देव पैकर इंजन छक छक करता मेरे सामने से गुजर गया।
डिब्बों में रोशनियां हो रही थीं। सोए हुए मुसाफिर साफ नजर आ रहे थे। कुछ डिब्बों की खिड़की में से बाहर झांक रहे थे, कुछ डिब्बों के दरवाजों में खड़े थे। ट्रेन रुकी और मुसाफिरों का शोर मच गया। तमिल और तेलुगु जबानें चलने लगी। कोई किसी को आवाज दे रहा था, कोई किसी को पुकार रहा था। मेरी निगाहें थर्ड क्लास के डिब्बों पर थी जो सबसे पीछे लगे थे। तमाम डिब्बों में रश था। डिब्बे सोते जागते मुसाफिरों और अल्लम कल्लम सामान से भरे हुए थे। मैं एक डिब्बे में दाखिल हो गया। मुसाफिरों की अक्सरियत लंबी ताने सो रही थी। कुछ जागने के बाद लाल लाल नींद भरी आंखों से बाहर देख रहे थे। कोई चाय वाले को तो कोई सिगरेट बीड़ी वाले को बुला रहा था। उस जमाने में भी अगरचे जनाना डिब्बे अलग हुआ करते थे, मगर औरतें फिर भी थर्ड क्लास के डिब्बों में अपने आदमियों के साथ ही सफर करना पसंद करती थी। उस डिब्बे में भी मुझे कुछ औरतें नजर आईं। एक भी सीट खाली नहीं थी। इस रेलगाड़ी को 4 घंटों के बाद वरंगल और वहां से 1 घंटे बाद रामागुंदम स्टेशन पर पहुंचना था। इस हिसाब से मेरा 5 घंटों का सफर था। मैं एहतियातन दरवाजे के करीब नहीं बैठना चाहता था। वरंगल बड़ा जंक्शन था और वहां खतरा था कि शायद मिलिट्री पुलिस वाले या इंटेलिजेंस का कोई आदमी उधर आने निकले। इसलिए मैं मुसाफिरों के सामान के ऊपर से होता हुआ डिब्बे की दीवार के साथ लेटरिन वाले दरवाजे के पास ही एक बिस्तर की ओट में होकर बैठ गया। इससे बेहतर जगह मुझे इस मुसाफिरों और सामान से भरे हुए डिब्बे में कहीं और नहीं मिल सकती थी। विजयवाड़ा एक बहुत बड़ा जंक्शन था। अगरचे ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, फिर भी वो वहां आध घंटे तक रुकी रही। मेरी नजरें डिब्बे की खिड़कियों और दरवाजे का जायजा लेती रही, जहां से 10-12 मुसाफिर सामान समेत दाखिल हुए। सिर्फ एक बार रेलवे पुलिस के एक सिपाही ने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं सो रहा हूं, मगर नीम व आंखों से मैं सिपाही को बराबर देख रहा था। आखिर गार्ड की सीटी की दिल खुश करने वाली आवाज बुलंद हुई। इंजन ने भी एक बार फिर चीखा। गार्ड की सीटी की दोबारा आवाज सुनाई थी। ट्रेन को आहिस्ता से धचका लगा और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे को खिसकने लगी। ट्रेन के डिब्बे में अभी तक हब्स था। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर निकली तो ठंडी हवा लगी। अब मैंने डिब्बे का इत्मीनान से जायजा लिया। जो नए मुसाफिर चढ़े थे उन्होंने दोनों जानिब दरवाजों के पास ही अपने अपने सामान के साथ डेरे जमा लिए थे। मैं डिब्बे की सामान वाली दीवार के साथ एक बहुत बड़े बिस्तर बंद से टेक लगाए थैला झोली में रखे बैठा था। मेरी एक जानिब खिड़की के पास वाली सीट पर एक मोटी सी औरत एक ट्रंक से टेक लगाए ऊँघ रही थी। उसका कुछ सामान सीट के नीचे भी पड़ा था, जिसको उसने डिब्बे में दाखिल होने के साथ ही झांक कर देखा। उस औरत के माथे पर विष्णु तिलक लगा था। वो सफेद धोती में थी और गले में माला थी। ट्रेन काफी देर तक एक नपी तुली रफ्तार के साथ विजयवाड़ा जंक्शन के वसी यार्ड में गुजरती रही। जब रेल पटरियों के कुशादा जाल से निकलकर मेन लाइन पर आई तो उसकी रफ्तार तेज हो गई। मुझे नींद आने लगी थी। ट्रेन का अगला पड़ाव दुमाकाल का स्टेशन था, जो वहां से तकरीबन 1.5 घंटे का सफर था। मैंने अपना सर बिस्तर बंद के साथ लगाया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर मैं सोनिया के बारे में गौर करता रहा कि वो बदकिस्मत लड़की न जाने कहां और किस हाल में होगी, और फिर मुझे नींद आ गई। एक हल्के से धचके से मेरी आंख खुल गई। ट्रेन दुमाकाल के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ये भी आंध्र प्रदेश का एक बड़ा शहर था, मगर जंक्शन नहीं था। जहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकी और फिर रवाना हो गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन खेतों, दरियाओं, छिद्रे जंगलों और नारियल ताड़ और छालिया के 2 रोया दरख्तों के दरमियान से पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। रास्ते में छोटे स्टेशन पीछे छोड़ती जा रही थी। वरंगल अभी दूर था। पौ फटने लगी। फिर डिब्बे की खिड़कियों से बाहर दरख्तों, खेतों और जंगलों के मंजर सुबह के अव्वलीन हल्की नीली रोशनी में जाहिर होना शुरू हो गए। सफेद धोती वाली औरत ने गले की माला उतार कर हाथ में थामी और अपना मुंह खिड़की में से नजर आते आसमान की तरफ करके तमिल में सूरज देवता की शान में लिखे गए कदीम अश्लोकों का विरद शुरू कर दिया। मुधीमी आवाज और कर्नाटकी अंग में ये अश्लोक गा रही थी। मेरी बाएं जानिब जो मुसाफिर लंबी चादर तान कर सो रहा था, अपने चेहरे पर से चादर हटाकर उठ बैठा। ये एक लड़की थी। कुछ स्याह बाल सांवले चेहरे पर आए हुए थे। उसने एक अंगड़ाई लेकर बालों को पीछे हटाया तो उसकी चूड़ियां ट्रेन के शोर में भी बज उठी। मैं अपने घुटनों को बाजुओं में लिए चुपचाप बैठा उसे जूड़ा करते देखता रहा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। चादर परे करके उसने पांव सीट से नीचे रखे तो मैंने उसको सामने से देखा। वो एक दुबली पतली फुशक लड़की थी। माथे पर सुर्ख बिंदिया और कानों में फिरोजी बुंदे थे। एक निगाह गलत अंदाज में मुझ पर डालते हुए वो उठी और सामान की गठरियों को अलांगती हुई टॉयलेट की तरफ चल दी। मोटी औरत अभी तक उसी तरह अश्लोक पढ़ रही थी। ट्रेन वरंगल जंक्शन के मजाफात में दाखिल हो चुकी थी और फैक्ट्रियों की चिमनियां, खेतियां और मुजाफाती बस्तियों के मकान तेजी से गुजर रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि वरंगल एक बड़ा जंक्शन है, लिहाजा मैं डिब्बे से बाहर नहीं निकलूंगा और वहीं बैठा रहूंगा। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी। वो वरंगल के रेलवे यार्ड में से गुजर रही थी। अब दिन पूरी तरह निकल आया था। सुर्ख बिंदिया वाली लड़की टॉयलेट से निकल कर वापस अपनी सीट पर आकर बैठी तो उसके बालों में कंघी फिरी हुई थी और चेहरा धुला धुलाया था। मोटी औरत ने भी सूर्य देवता को नमस्कार किया। उसने सीट के नीचे कांसी का एक डिब्बा निकाल कर खोला और चावलों की मीठी रोटी निकाल कर केले के पत्ते के ऊपर रखी और लड़की को देकर कहा, मीनाक्षी, यहाँ से चाय ले लेना उतर कर।
उस लड़की का नाम मीनाक्षी था और वो औरत उसकी माँ थी। गाड़ी वरंगल के अजीमुशान स्टेशन में दाखिल होकर एक बारौनक प्लेटफॉर्म पर आ गई। जिमा बेटी मरहट्टा जबान में गुफ्तगू करने लगी। मोटी औरत ने एक डोंगा निकालकर उसे दिया के बाहर से चाय ले आए। डिब्बे पर एक रश टूट पड़ा। मीनाक्षी मीठी रोटी खाते हुए बोली, अम्मा थोड़ा रश कम हो जाए तो ले आऊंगी। उसकी माँ ने डोंगा संदूक पर रख दिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उस नेक दिल औरत ने डिब्बे में से एक मीठी रोटी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। बोली, तुम भी खाओ, ये ले लो, हम छूत छात नहीं करते, आर्या समाजी है। मैंने सोचा कि इस औरत से बहस करने की बजाय रोटी ले ली जाए। चुनाचे मैंने रोटी पकड़ी और धन्यवाद कहकर शुक्रिया अदा किया। औरत ने पूछा, तुम मरहट्टा हो? मैं मरहट्टी जबान जानता था। चुनाचे मराठी में ही जवाब दिया कि जी हाँ, मराठा हूँ। अगरचे रंग मरहट्टों की तरह सांवला मगर काठ चौड़ा चकला था, जैसा कि आमतौर पर हिंदुस्तान वालों का नहीं होता। इस पर लड़की मीनाक्षी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तजस्सुस मुझे नजर आया। औरत ने कुदरती तौर पर पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जाहिर है मुझे वरंगल से अगले बड़े शहर यानी रामागुंडम पर उतरना था। मैंने कहा कि रामागुंडम जा रहा हूँ। इस पर मोटी औरत ने कदरे चौंक कर कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। सांगा कॉलोनी हमारा मकान है, तुम कहाँ रहते हो? इस बातूनी औरत ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? बस एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी कि महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। माँ बाप और बहन भाई कोई नहीं है और कोल्हापुर के एक विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था। कम तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। एक आदमी ने विजयवाड़ा सरकारी नौकरी के लिए बुलवाया था। वहां पहुंचकर पता चला कि वो रामागुंडम में है। अब उसी के पास जा रहा हूँ। मोटी औरत ने सवाल किया, कहाँ रहता है वो? मैंने कहा कि ठीक से मालूम नहीं, बस इतना बताया है कि रेलवे स्टेशन पर उतरकर सामने वाले होटल के मालिक से उसका पता पूछ लूं। लड़की हंस पड़ी, बोली, अगर वो ना मिला तो क्या करोगे? अजीब अहमकाना बात की थी उस लड़की ने। मैंने कहा, वापस चला जाऊंगा कोल्हापुर अपने शहर। मोटी औरत बोली, तुम्हें नौकरी चाहिए? मेरा बेटा शहर के कॉलेज में प्रोफेसर है, वो तुम्हें कहीं न कहीं नौकरी दिला देगा। तुम मराठे हो, वो आदमी न मिला तो हमारे घर आ जाना। अरे मीनाक्षी, से घर का पता समझा दे। और हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम टिकाराम पांडे बताया। मैं थोड़ी देर बाद खिड़कियों की तरफ देख लेता। मुसाफिरों का शोर शराबा कम हो गया था। मीनाक्षी उतर कर बाहर आ गई और डोंगे में चाय भर कर ले आई। मोटी औरत ने कांसी के गिलास में मुझे भी चाय दी। पुलिस के 2-3 सिपाहियों को मैंने डिब्बे के सामने से गुजरते देखा। एक मशकूक शक्ल सूरत वाला आदमी डिब्बे में आकर इधर उधर देखने लगा। मैं अपना चेहरा नीचे करके चाय पीने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मुसाफिरों की गिनती कर रहा था। मुझे उस पर इंटेलिजेंस के आदमी होने का शुबा हुआ, मगर मैं अनजान बना चाय पीता रहा। अब मैंने अपने आप मोटी औरत से गुफ्तगू शुरू कर दी। इसी असना में मीनाक्षी ने एक कागज पर मुझे अपने घर का एड्रेस भी लिख दिया। मैंने पढ़े बगैर उसे अपनी जेब में डाल लिया। मशकूक आदमी डिब्बे से बाहर चला गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगरचे उस इलाके में मेरी किसी वारदात का रिकॉर्ड नहीं था, ताहम इस अमर का इम्कान था कि मेरी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तबाहकुन कमांडो वारदातों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र सरकार के मुतल्लिका महकमे में पहुंच चुका हो। गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। तंग आकर मैं लैट्रिन में घुस गया और उस वक्त बाहर निकला जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर खिसकना शुरू कर दिया था। मद्रास नागपुर एक्सप्रेस तेजी से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना थी। जब रास्ते के 4 स्टेशन गुजर गए तो मोटी औरत और उसकी बेटी मीनाक्षी ने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। मोटी औरत, जिसको अब मैं भाई जी कहने लगा था, बोली, रामागुंडम का स्टेशन आ रहा है। तुम पहले कभी इधर आए थे पांडे? मैंने कहा, नहीं भाई जी, मैं पहली बार आ रहा हूँ। उसने मीनाक्षी से पूछा, पता लिख दिया है पांडे को घर का? वो बोली, हाँ, लिख कर दे दिया है। वो खिड़की में से बाहर झांक रही थी। ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर सुस्त पड़ गई। रामागुंडम का रेलवे स्टेशन हमारे फैसलाबाद या साहिवाल जैसे स्टेशनों जैसा था। गाड़ी रुकी तो उस मोटी औरत का मरहट्टा बेटा उसे लेने आया हुआ था। वो सफेद कमीज और पतलून में था। स्याह बालों में कहीं कहीं सफेदी आ रही थी। मैं भी उनके साथ ही ट्रेन से उतर आया। मैं प्रणाम करके जाने लगा तो मोटी औरत यानी भाई जी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक किया और अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, नंद्रिकर बेटा, ये पांडे है, ये भी मराठा है, नौकरी की तलाश में यहाँ आया है, इसे कहीं लगा दो, अंग्रेजी भी जानता है। मैंने हाथ जोड़कर बाई जी के बेटे नंद्रिकर को नमस्कार किया। वो सामान को ट्रॉली पर रखवाने में मसरूफ था। मैंने कहा, अच्छा बाई जी, मैं जाता हूँ। वो आदमी न मिला तो आपके यहाँ आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर आना बेटा। ये कहकर बाई ने मीनाक्षी को छिड़क कर कहा, अरे वो टोकरियां इधर ला। अब मैंने महसूस किया कि मीनाक्षी मेरी तरफ देख रही थी। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म के मेन गेट की तरफ बढ़ा। असल में मैंने दिल में फैसला किया था कि इस नेक दिल औरत का मकान इस अजनबी शहर में मेरे लिए महफूज जगह साबित होगा। कुछ मालूम नहीं था कि धनपति के अड्डे पर सोनिया के बारे में मालूमात हासिल करने में कितनी देर लग जाए।
हालात के तहत मुझे हो सकता है 2-1 दिन इस शहर में बसर करने पड़े। ऐसी सूरत में किसी होटल में ठहरने के बजाय इस औरत का मकान बेहतरीन पनाहगाह होगा। छोटे शहर में लोगों की निगाहों में आने का भी खतरा था, लेकिन अब जो मरहला दरपेश था वो भी कम खतरनाक नहीं था। यानी मुझे शहर के एक बदनाम तरीन बदमाश धनपति के खुफिया अड्डे को तलाश करना था, बल्कि वहां से सोनिया का भी सुराग लगाना था, और ये कोई आसान काम नहीं था। जबकि इस बात का कवी इम्कान था कि बदमाश केसरी भी वहां मौजूद होगा, जिसने सोनिया को विजयवाड़ा के होटल से अगवा कर लिया है। जाहिर है उसने मुझे जरूर देखा होगा।